तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम बीपीएससी का अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो मैं ये वीडियो जितने भी करंट अफेयर्स मटेरियल हैं, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे वो एडिटोरिया करंट अफेयर्स ईयरली हो, चाहे वो स्पीडी करंट अफेयर्स हो, या जो दिशा पब्लिकेशन की ईयरली कंपाइलेशन आती है, वो उसमें से जो बेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स थी, अलग अलग सेगमेंट की, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, स्पोर्ट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक, जिससे बीपीएससी 69th में भी काफ़ी क्वेश्चन आया है। डिफेंस काफ़ी लाइकली है कि इससे क्वेश्चन आए, डिफेंस एक्सरसाइजेस से काफ़ी मेजर डेवलपमेंट हुए हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से अगर देखा जाए, हाल में ही जो एएसओ का एग्ज़ाम हुआ है, एएसओ के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आया इंटरनेशनल रिलेशन से, तो हम लोग इन सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा, एक या दो वीडियो में मैं इसे ख़त्म करने का पूरा कोशिश करूँगा, पूरे अलग अलग सेगमेंट और उसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें बिहार से रिलेटेड, बिहार का पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, काफ़ी मेजर डेवलपमेंट हुए हैं इस बार गया में और पटना में, उसके रिलेटेड। फिर इन्वायरमेंट, फिर स्पोर्ट्स, और ख़ास जो बिहार को अवार्ड्स या पोजीशन आए हैं उससे रिलेटेड, और मेजरली जो इस बार बिहार की रैंकिंग रही है अलग अलग क्षेत्र में, और यहाँ के जो फेमस पर्सनैलिटीज़ रहे। तो यही मोस्टली एरियाज़ हैं जिनमें बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है बिहार से, तो ये एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो, अगर आप लोगों ने कवर कर लिया, मेरे ख्याल से कवर कर ही लिया होगा करंट अफेयर्स, तो 1.5x के स्पीड पे इसे 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले से देख जाएं। मोस्ट ऑफ जो करंट अफेयर्स है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स का गारंटी कोई नहीं ले सकता, बट आप श्योर रहिए कि ये जो बेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स आपको पढ़ने के बाद खुद ही समझ में आएगा। तो हम लोग इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, ठीक है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम लोग जो सबसे पहला न्यूज़ है वो ये देखते हैं, सीपी ग्राम्स क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिडेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम। होता क्या है, देखो, आप आजकल किसी भी ब्लॉक में गए, ब्लॉक में कोई काम नहीं हुआ, ये क्या है? गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस के अंतर्गत ये सारे काम करते हैं। बट वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपकी जो दिक्कतें हैं, आपने सपोज़ ब्लॉक गया, आपको कुछ कार्ड्स बनवाने थे, अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं, ओबीसी, हेल्थ रिलेटेड, फिर ज़मीन से रिलेटेड, ठीक है। तो अलग अलग कार्ड्स होते हैं। आप वो ब्लॉक बनाने के लिए गए और वहाँ पर आपको पता चला काम ही नहीं हो रहा है। अब आप किसके पास जाइएगा? ब्लॉक छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? बीडीओ जाएंगे, बीडीओ के ऊपर फिर डीएम के पास जाएंगे, और इतने में आपका काम भी नहीं होगा और समय भी व्यर्थ होगा। उसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम लाया गया जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये सेंट्रलाइज्ड है, ये पब्लिक के लिए है, पब्लिक की ग्रीवेंस को, पब्लिक की दिक्कतों को रीएड्रेस करने के लिए, ठीक है। और ये ख़ास बात क्या है कि मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये 24/7, मतलब 24 घंटा हफ्ता के 7 दिन चलते रहती है। इसे बनाया किसने है? डीआरपीजे ने। इसे बनाया किसने है? डीआरपीजे ने। उसके बाद दूसरा है डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। ये क्या है? देखिए, हिंदी और इंग्लिश में भी यही रहेगा, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को हिंदी में बता दूँ ताकि आपको याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। डिवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपने पढ़ा होगा, सेंटर के पास जो पावर रहता है, उसके बाद हम लोग उस पावर, उसके बाद स्टेट, और उसके बाद जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, ठीक है।
पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। तो इसके बीच में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे हम लोग डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं, डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये चेक करेगा कि पंचायती राज जो है उसके पास सच में पावर गया कि नहीं। हम लोग 73 और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट जो हम लोग ने संविधान में किया, इसलिए किया ताकि जो पंचायत्स हैं उनको क्या मिल सके, उनको पावर मिल सके। ये गांधी जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम था और इसे हम लोगों ने फुलफ़िल किया 73 और 74, 73वां और 74वां संविधानिक संशोधन करके। तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए डिवोल्यूशन इंडेक्स लाया गया। अगर सवाल आता है डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट किस चीज़ के लिए है, तो ये पंचायती राज, पंचायत को मजबूती देने के लिए, ठीक है, उसका स्टेटस चेक करने के लिए कि जो कई राज्य हैं, कई यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ पर सही तरीके से इनको पावर मिला है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग CP ग्राम्स देख लिए, हम लोग डिवोल्यूशन इंडेक्स दिए। इस वीडियो में खास बात ये है कि आपको मेरे साथ रिवीजन का पूरा मौका मिलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एज लाइक क्विज, ठीक है। क्विज की तरह आप इसको लगातार आंसर करते जाएंगे। जैसे जैसे चीज़ ख़त्म होती जाएगी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ये वीडियो जब भी आप देख रहे होंगे तो जब भी मैं सवाल पूछूं आप या तो पॉज कर देना, पॉज करके आंसर दे देना, फिर आगे वीडियो देखना, ठीक है। तो हमने CP ग्राम्स कवर कर लिया, डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट कवर कर लिया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन का क्या परसेप्शन है, करप्शन का कितना संभावना है, उसका रिपोर्ट जारी किया 2024 में जारी किया गया। किसने जारी किया इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने जारी नहीं किया, लेकिन उसमें इंडिया का जो रिपोर्ट है वो है 96 180 देश में, 96 आउट ऑफ 180 कंट्री। याद करने का 9-6, हम लोग अपने लोकल भाषा में कहते हैं 9-6 मत करो, मतलब 9-6 मत करो, है ना, कि गलती मत करो, चोरी मत करो, 9-6 मत करो, सही रास्ते पे चलो। तो याद रखने का तरीका 9-6, 96। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने AI का यूज़ करके, देखिए AI से तो क्वेश्चन संभवतः एग्ज़ाम में आना ही है, क्योंकि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं। हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे उसमें जब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या AI से रिलेटेड, मेटा से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर भाषणी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे लाया है। ये AI को यूज़ करता है सपोर्ट करने के लिए, क्या, मल्टीपल लैंग्वेज एंड पार्लियामेंट्री वर्क। अब खास बात क्या हुआ था कि हमारे पार्लियामेंट में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया गया है, जिसे आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी पुराना न्यूज़ है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा था, लैंग्वेजेस की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग बोली के जो हमारे MPs हैं वो जाके सदन में बैठते हैं। वहाँ पर भाषा का जो है अच्छे तरीके से उसका ट्रांसलेशन हो पाए, इसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने AI का यूज़ करके भाषणी एक AI के सपोर्ट से इसे भाषणी एक मतलब एक सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है। फिर ये बहुत मेरे ख्याल से इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कॉमनवेल्थ क्या होता है। कॉमनवेल्थ वो देशों का संग्रह है जहाँ पर कभी ना कभी ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश हुकूमत रही है। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है कहाँ पर, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक वार्षिक कॉन्फ्रेंस हुआ, एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है, किसका, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का। और इसे चेयर कौन कर रहे थे, लोकसभा के जो हमारे अभी करंट स्पीकर हैं ओम बिरला जी, ठीक है। इसका थीम क्या था, गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एरा, मतलब इस सदी में डिजिटल सिस्टम का उपयोग करके, डिजिटलाइजेशन का उपयोग करके गुड गवर्नेंस, अच्छी राजनीति जो है वो कैसे की जाए, ठीक है। अब इसके बाद है फर्स्ट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़।
हमने थोड़ी देर पहले बात की थी पंचायत के बारे में। पंचायत को सही तरीके से पावर दी गई है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग डिवॉल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी किए थे। अभी यहाँ पर क्या है, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ से रिलेटेड। अर्बन लोकल बॉडीज़ किससे रिलेटेड है? म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड, ठीक है, म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड। और इसका पहला इम्पॉर्टेंट इसलिए कि पहला नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है? हरियाणा के मानेसर में, ठीक है। थीम क्या था? रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड नेशनल बिल्डिंग। क्या है इसका मतलब? कि अर्बन लोकल बॉडी का क्या महत्व है मजबूती प्रदान करने में, संविधानिक डेमोक्रेसी को और राज्य को, मतलब देश को बिल्ड करने में, देश को आगे बढ़ाने में, ठीक है। फिर अगला न्यूज़ है पुलिस स्टेशन से रिलेटेड। ये पार्ट है गवर्नेंस का, ठीक है। क्या है कि ये पुलिस स्टेशन है केरला में, जो पहला पुलिस स्टेशन बना है जिसे ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, ठीक है। कास्ट सर्वे जो है, कास्ट सर्वे हुआ है, आपको पता है कास्ट सर्वे हुआ है, लेकिन किन किन राज्यों में कास्ट सर्वे हुआ है? तो एक कर्नाटका, तेलंगाना और बिहार। कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार। कहाँ कहाँ? 2 साउथ के स्टेट हैं, कर्नाटका और तेलंगाना। अगर मैप में आप इसे देखिएगा तो मैप में कहीं आपको ऐसे मिलते हैं, ठीक है। इस रीजन में पूरे कर्नाटका हैं, यहाँ पर तेलंगाना मिलते हैं, ठीक है, तेलंगाना मिलता है, और यहाँ पर अपना प्यारा बिहार, ठीक है। तो ये है हमारा कर्नाटका, ये है तेलंगाना, और ये है हमारा बिहार, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नक्शा। नक्शा क्या है? नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज फॉर लैंड सर्वे एंड अर्बन हैबिटेशन। अब इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, क्योंकि लैंड सर्वे जो है एक बहुत बड़ा इशू बन के आया है। क्यों लैंड सर्वे इतना बड़ा इशू है? लैंड सर्वे इसलिए इतना बड़ा इशू है कि अलग अलग चीज़, 2 मिनट बस एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप देख लेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको याद रखने में आसान होगा। अब देखिए, जो डिस्प्यूट हैं आजकल, बहुत सारे जो मामले हैं वो लैंड से रिलेटेड है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जो इंडस्ट्रीज़ लगे, फैक्ट्रीज़ लगे, उनके लिए इनको पर्याप्त ज़मीन मिले। गवर्नमेंट और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है ज़मीन को लेके कि ये ज़मीन गवर्नमेंट का है कि नहीं। और साथ में क्या है कि कई जगह पर आपने, जैसे जहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ, जहाँ पर अर्बनाइजेशन का जैसा सिचुएशन आया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वहाँ के रेट्स को लेके कि ज़मीन कौन सी उपजाऊ, कौन सी नहीं उपजाऊ है, उससे रिलेटेड। फिर ऐसे जगह में बनाया जाए जहाँ पर लैंड मैनेजमेंट जो हो अच्छे तरीके से हो, ठीक है। वहाँ पर घनी आबादी क्षेत्र ना हो ताकि पोल्यूशन वगैरह का इम्पैक्ट ना आ सके। तो इसलिए लैंड सर्वे कराना इम्पॉर्टेंट है। एक तो डिस्प्यूट कम हो, इंडस्ट्री सेटअप हो सही तरीके से, लोग और सरकार के बीच में जो मतभेद चल रही है उसको कम किया जाए। अर्बनाइजेशन अगर होना है तो सही तरीके से डाला, उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे ना पड़े, और लैंड मैनेजमेंट सही तरीके से हो। इसके लिए बनाया गया है क्या? नक्शा, नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे। जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड सर्वे होगा, मतलब ये जियो स्पेशल मतलब जैसे हम लोगों साइंस एंड टेक में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें लोअर अर्थ ऑर्बिट, फिर जियो। तो ये जो है जियो स्पेशल है, मतलब ये जो है बेसिकली जो पूरे अर्थ का है वो सैटेलाइट इमेज से ही इसका मैपिंग होगा, ठीक है। तो वो अच्छा बात है कि लोग बजाते वहाँ पर जगह पे जाके देखें कि क्या हो रहा है। इससे अच्छा हम लोग ऊपर से सैटेलाइट व्यू से उसको कर लें। तो नक्शा ये। अब क्लीनेस्ट सिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर डेवलपमेंट है गवर्नेंस में कि क्लीनेस्ट सिटी का जो अवार्ड है लगातार इंदौर जो है लेते आ रही है। खास बात डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि इंदौर जो है पहला ऐसा सिटी बन चुका है जो कि बेगर फ्री है, मतलब भिखारी फ्री है, ठीक है। साथ में क्लीनेस्ट बिगेस्ट सिटी का अवार्ड अहमदाबाद को मिला है, जो हम लोग को पता है प्यारे मोदी जी का जो एरिया है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री है, सम्मान देना उनका, या तो रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोल दें या प्यारे मोदी जी बोल दें, जैसा आपको लगे, ठीक है। अब बेस्ट गंगा टाउन, गंगा पता है आपको
ज्योग्राफी में कि गंगा का फ्लो कहाँ से कहाँ तक है। आप अगर चाहें तो गंगा का फ्लो रिवाइज भी कर सकते हैं। मैंने ये आउटलाइन मैप आपको दे दिया है ताकि आप बना सकें, ठीक है। ये हुगली नदी है, बाकी आप खुद से ही इसको फिल कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बिहार में जो नदियाँ बहती हैं, ठीक है, बिहार में जो नदियाँ बहती हैं उनको आपको देखना है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जो गंगा टाउन है, गंगा पे जो टाउन्स बसे हुए हैं, गंगा, इन्हें गंगा टाउन कहते हैं, इनमें से सबसे बेस्ट गंगा टाउन कौन है? प्रयागराज, जहाँ पर हाल में ही कुंभ संपन्न हुआ। फिर बेस्ट कंटोनमेंट एरिया सिकंदराबाद को मिला है। कैंटोनमेंट एरिया आप लोग को बेहतर पता होगा, ये म्यूनसिपालिटी के अंदर अलग अलग क्षेत्र आते हैं, जिसमें से एक क्षेत्र आता है कैंटोनमेंट एरिया, ठीक है। और इसे सिकंदराबाद, हैदराबाद का जो पार्ट है, इसे बेस्ट अवार्ड मिला है। फिर सुकन्या सोनोवाल, ठीक है, इसे यहाँ पर डालने का इसलिए मोटिव है कि ये जो है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। हम लोगों ने एक और न्यूज़ देखा था कॉमनवेल्थ से रिलेटेड कि कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का जो अभी एनुअल कॉन्फ्रेंस या वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था, धर्मशाला, इसे ओम बिरला ने गवर्न किया था, ठीक है। अब ये जो है सुकन्या सोनोवाल जो है, इन्हें क्या है, यूथ पीस एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, सुकन्या सोनोवाल। अब आर्टिकल 80 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करेंगे 4 मेंबर को राज्यसभा में, ठीक है। इसे आप हमें ये स्टेट में बता दें, स्टेट में नॉमिनेट कौन करता है हम, क्योंकि बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विधान परिषद में कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, क्या एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है कि नहीं, ये सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट में, ठीक है। अब लिटरेचर में मीनाक्षी जैन, याद करने का तरीका, मीनाक्षी जैन, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। आर्ट जो है उज्जवल देवरा निगम। अगर आपको थोड़ा सा भी बचपन में आप आर्ट वगैरह से रिलेटेड कभी पेंटिंग वेंटिंग किए होंगे, तो ये जो आर्ट है, सूरज उगता हुआ आर्ट, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो इससे आप बेहतर इसको याद कर सकते हैं, उज्जवल देवरा निगम को, ठीक है। साइंस में किसको मिला? हर्षवर्धन श्रृंगला। अब हर्षवर्धन श्रृंगला, ये जो नाम है खुद ही भारी भरकम है, हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट एक अपने एक अच्छा रेस्पेक्टेड ओहदा है, ठीक है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला। सोशल सर्विस के लिए किसे मिला है? सी सदानंद मास्टर। नाम के ही पीछे मास्टर लगा हुआ है। मास्टर लोग स्कूल में बेस्ट होते हैं, जो सोशल सर्विस के प्रोपोनेंट होते हैं, जो सोशल सर्विस को आगे बढ़ाते हैं। ये केरला से हैं सदानंद मास्टर, इन्हें सोशल सर्विस के लिए मिला है। 67 आर्टिकल 67 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन से रिलेटेड है। तो हमारे माननीय जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने हाल में रिज़ाइन दिया अपने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से, उपराष्ट्रपति के पोस्ट से, ठीक है। और ऐसा पहले किसने किया था? वीवी गिरी ने किया था, ठीक है। तो हम लोग अब रैपिड रिवीजन राउंड चालू करते हैं, जिसे हम आरआर कहते हैं, ठीक है। आप मेरे पेस में अगर आंसर दे सकें तो आप आंसर दीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हाल में ही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो जारी हुआ है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें भारत का रैंक क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जो भाषिनी जो एक सिस्टम बनाया गया है वो किससे रिलेटेड है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? भाषिनी है, और इसका यूज़ जो है किससे रिलेटेड है, और इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा, ठीक है। इसका यूज़ पार्लियामेंट में किया जाएगा, संसद में किया जाएगा कि नहीं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल में ही किसे जो है कॉमनवेल्थ यूथ प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, ठीक है। साथ में ही अभी वार्षिक या एनुअल जो है कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, जगह बताना है, और कौन इसे अध्यक्षता दे रहे थे, और ये, ठीक है। उसके बाद जो है सीपी ग्राम्स को बनाने वाला कौन सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है।
एक ऐप आया है, एक क्या कहते हैं, लैंड सर्वे, एक लैंड सर्वे मैनेजमेंट के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नक्शा। ये किस बेसिस पे काम करता है? बेसिस क्या है इसका कि लोग वहाँ जाके चेक करेंगे लैंड सर्वे पे, या ये जियो स्पेशियल है, या लोग वहाँ पर जाके सर्वे में पार्टिसिपेट, मतलब सर्वे जाके वहाँ पर करेंगे, या दोनों है। ठीक है, अभी जो हाल में ही कास्ट सर्वे हुआ है, कास्ट सर्वे आपको बताना है भारत के किस किस क्षेत्र में है। ठीक है, किस किस स्टेट में हुआ है। ठीक है, रैपिड रिवीजन राउंड में उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये जो रैपिड रिवीजन राउंड है इसका आपको सारा जवाब कमेंट में देना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 ऐसे करके आपको आंसर देना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एजुकेशन और हेल्थ के तरफ। हेल्थ में यहाँ पर मैंने एक ही लिखा है और ज़्यादा इसे, क्योंकि अभी जो है साइंस एंड टेक और जो जियो इंजीनियरिंग है, सॉरी जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें मैंने इसे डाला है। हेल्थ के जो भी नए नए चीज़ें हैं, क्योंकि बायोटेक में क्रिस्पर पर Cas9 जो है टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में था, तो मैंने एक ही जगह पे सारा डाला है। तो आप ऐसा ना समझे कि हेल्थ में एक ही न्यूज़ है, जितने भी डिजीज़ से रिलेटेड न्यूज़ है वहाँ पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी वाले हिस्से में मिलेगा। ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड जो न्यूज़ यहाँ पर है वो ये है कि भारत कैंसर जीनोम एटलस, ये क्या है? भारत कैंसर जीनोम एटलस, इसे किसने तैयार किया है? तो IIT मद्रास ने तैयार किया है। किस दिन इसे लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो 4 फरवरी जब वर्ल्ड कैंसर डे था उसके लॉन्च किया गया था। अगर समझना हो तो क्या है, ठीक है, भारत याद रखिएगा, भारत से अपना भारत देश, कैंसर काफ़ी ज़्यादा इसमें कैंसर के उसमें ग्रोथ देखा गया है अभी। ठीक है, और जीनोम क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जीनोम भी पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, लेकिन मैंने इसे यहाँ मेंशन कर दिया है। वैसे अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको जीन डीएनए और जीनोम क्या होता है। ठीक है, जीनोम जो है, जीनोम ऐसे समझिए, जितने भी डीएनएस जितने भी जीन है उनका कलेक्शन जो है डीएनएस है, और डीएनए का कलेक्शन जीनोम है। तो बेसिकली जो कैंसर के जितने भी डीएनएस प्राप्त हुए अलग अलग तरह के, उसे क्या किया गया है? उसका एक एटलस बनाया गया है, उसका एक संग्रह बनाया गया, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी और चेंजेस हो तो हमें बेस पता हो कि क्या डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, होपफुली आपको ये याद करने के लिए आसान रहा होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो आप इतना समझिए, भारत कैंसर जीनोम एटलस, जीनोम मतलब डीएनए का जो सीक्वेंसिंग होता है उसका पूरे कलेक्शन को हम लोग जीनोम कहते हैं। ठीक है, और इसे किसने बनाया है? IIT मद्रास ने। ठीक है, अब हम लोग एजुकेशन में आ जाते हैं। ठीक है, एजुकेशन में पहला न्यूज़ है रिलेटेड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से। ये किसके लिए है? टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ये बनाया जाएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में उन्हें जो भी PhD वगैरह करने के लिए जो भी फॉरेन मटेरियल्स या फॉरेन जर्नल्स की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ध्यान रखना इसलिए मैंने एजुकेशन में रखा है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन रिलीजन की जो बात होती है देश में, तो ये क्या चीज़ से रिलेटेड है? तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किससे रिलेटेड, ये एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, ताकि जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चों उनके लिए आसानी हो सके। यूडाइस प्लस का रिपोर्ट आया है। ठीक है, यूडाइस प्लस का रिपोर्ट आया है, उसमें कहा गया है कि जो ये रिपोर्ट है किससे रिलेटेड है कि लो एडमिशन जो है, काफ़ी बीच में न्यूज़ में भी रहा था
कि ये यूनाइस प्रेस का जो रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है, लो एडमिशन से रिलेटेड, देश में जो लो एडमिशन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो रही है उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर एक कमीशन बनाया गया है, हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। ये किसके अंदर है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंदर बनाया गया हायर एजुकेशन कमीशन। ये क्या इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। ये क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, ठीक है। अगला जो है न्यूज़ है वो रिलेटेड है स्किल इंडिया प्रोग्राम से। अब देखिए स्किल इंडिया प्रोग्राम क्या है, स्किल इंडिया प्रोग्राम सेंटर सेक्टर स्कीम है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप ज़्यादा इसका आंसर कमेंट में देंगे। क्या कौन से सेंट्रल सेक्टर स्कीम या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, किस में जो है गवर्नमेंट जो है 100% पैसा खर्च करती है और किस में जो है गवर्नमेंट 50% या 54 या 60% खर्च करती है, बाकी जो है राज्य पे ये चीज़ जिम्मेदारी डाला जाता है कि वो भी उसमें शामिल हो, खर्च करें। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। ये वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, समझिए इस बात को कि गांधी जी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। वोकेशनल एजुकेशन स्किल से रिलेटेड है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ अगर थोड़ी सी आपको ऊपर नीचे आए तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप देखना है, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट ऑफ कंटेंट दिया जाए, ठीक है। ये कंटेंट 3-4 मटेरियल का जो बेस्ट मार्केट में मटेरियल है, एडुटेरिया का जो ईयरली करंट अफेयर्स है, ठीक है। आप लोग जो दृष्टि जो उसका मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपाइलेशन से जो बेस्ट इसमें पॉसिबल लगा है मुझे, मैंने उसे कंपाइल किया है, ठीक है। और हाल के ही ASO एग्ज़ाम में जो है काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिला था डायरेक्ट इसी नोट से, ठीक है। अब हायर एजुकेशन कमीशन जो है, अब बस एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार इसे 1.5x में इसे देख के जाए, इसी तौर पे आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा करंट अफेयर्स में, क्योंकि ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन में एवरेज 25 to 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहता है, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में हम लोग देख लिए थे कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसे लाया गया है ताकि वोकेशनल एजुकेशन, हम लोग बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन क्या है, तो जितने भी कारीगरी वाला काम होता है, बढ़ई वाला काम, कला वाला काम, जितने भी कारीगर आप छोटे मोटे कारीगर अपने आसपास देख रहे होंगे, उनके लिए भी एक तकनीक होती है, उनको भी काम करने के लिए एक बढ़ावा की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए ये एजुकेशन स्किल इंडिया प्रोग्राम लाया गया है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि स्किल इंडिया प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जो है वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, किस चीज़ में नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन में नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, और आपको पता है कि ये रिपोर्ट्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली BPSC में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा खर्च अपने GDP का जिस राज्य ने किया है एजुकेशन में, वो जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद तेलंगाना है, ठीक है। तो काफ़ी लाइकली एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये कंटेंट शायद आप जितने भी वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब पे, काफ़ी मतलब कंटेंट मैंने भी कुछ वीडियोस देखे, मैं उनसे गो थ्रू हुआ, बट इस तरह के जो बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा फैक्ट पे फोकस किए हैं, ठीक है। ये कंटेंट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए वीडियो आपको 2-3 बार देखने की ज़रूरत है, ठीक है।
मैक्स स्पेंडिंग जीडीपी पे किसने किया है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली। इस तरह के क्वेश्चन किसी ने भी कवर नहीं किया है, खासकर एक स्पेशल सेगमेंट लाके एक अलग अलग एजुकेशन से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड। अब अगला स्कीम है स्वावलंबनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये क्या है? स्वावलंबी, ठीक है। बचपन से गार्जियन अपने बच्चे को यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वावलंबन बने, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो यहाँ पर जो हमारी वुमेन है, ठीक है, महिलाओं के लिए लाया गया ये प्रोग्राम ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। किसने लाया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और नीति आयोग ने मिल के इसे लाया है, ठीक है। इंडिया का पहला जो है नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली इसका आंसर गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि पहला जो है कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ बना है, तो यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। गलती इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप बचपन से सुनते आए होंगे अमूल जो सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है वो कहाँ पर है? गुजरात में। और ये देश का पहला अगर नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनना होगा तो कहाँ बनेगा? गुजरात में ऑब्वियसली। 2025 में एबल प्राइज़ मिलता किस लिए? जीनियस काम के लिए, मैथमेटिक्स में जीनियस काम के लिए। और ये किससे मिला है? मासाकी काशिवारा, ठीक है। नाम में ही मैथमेटिक्स छुपा हुआ है, ठीक है। मसाकी को क्या है? मैथ में काफ़ी मस्ती आती थी। मसाकी को मैथ्स में काफ़ी मस्ती आती थी, ठीक है। अब अगला स्कीम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है ये। सीडीएस एग्ज़ाम में भी इसे पूछा गया था कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है क्या है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या है? ये ऑफ़र करती है एजुकेशन लोन। ये क्या करती है? एजुकेशन लोन ऑफ़र करती है बिना कर्ज के, बिना कोलेट्रल के या बिना गारंटी के। कितना? अप टू 75 लाख। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पीएम विद्या लक्ष्मी जो है ये स्कीम है ताकि लोन प्रोवाइड किया जाए बिना कर्ज के 75 लाख तक, ठीक है। अब ये न्यूज़ और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को जो और भी कई काम करते हैं, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इनका बहुत फेमस डिपार्टमेंट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मेंशन करना। जो भी बच्चों से रिलेटेड, जो भी वैसे सोसाइटी में जो कमज़ोर वर्ग है उनसे रिलेटेड कई सारी न्यूज़ निकालती है, उनके लिए मदद करती है, ठीक है। उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है भगवद गीता को और नाट्य शास्त्र को किसमें? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इसे रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है। किसे? भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को। तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताएंगे आप लोग कि जो है नाट्य शास्त्र किसने लिखा है। नाम स्टार्ट होता है बी से, आपको हिंट मैंने दे दिया, ठीक है। नव्या क्या है कि एक प्रोग्राम है, ठीक है क्या बेसिकली? इसे चालू किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड स्किल डेवलपमेंट ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। ये क्या करेगा? नर्चर करेगा एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। अब ख़ास बात क्या है कि हमने एक स्कीम ऊपर देखा था वोकेशनल एजुकेशन के लिए, यहाँ भी ये वोकेशनल एजुकेशन पे ही बात कर रहा है, लेकिन किसका? वुमेन का, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। तो ये नव्या जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। और हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम देखा था स्किल इंडिया प्रोग्राम, ये भी था वोकेशनल एजुकेशन के लिए। तो सरकार जो है वोकेशनल एजुकेशन में काफ़ी फोकस करेगी क्योंकि गवर्नमेंट जो है चाहती है कि जो जॉब्स क्रिएट हो और साथ में अपने जो कल्चरल, जो आर्ट एंड कल्चर और जो आर्ट है हमारा, ठीक है, उसे भी ख़त्म ना किया जाए, ठीक है। मटका बनाना, ठीक है, साथ में जो हमारे जो पुराने लोहा, जो आयरन स्मेल्ट करके जो अलग अलग कारीगर बनाते थे, जो लकड़ी वाले कारीगर हैं, उनके भी काम को बचाने की एक मुहिम है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग का रैपिड रिवीजन राउंड चालू होगा, ठीक है।
तो फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर मैं थोड़ा तेज़ रहूँगा तो आप जो है खुद ही इसका आंसर पॉज करके देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो हाल में ही बनाया गया है वो किसके जगह पे बनाया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत कैंसर जीनोम एटलस जो है वो किस आईआईटी इंस्टीट्यूट ने बनाया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये है कि स्वावलंबनी जो प्रोग्राम है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि जो पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो कहाँ पर बना है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि हाल में ही जो एबल प्राइज़ है, सबसे पहले तो ये बताइए किस क्षेत्र में मिलता है और किसे मिला है, ठीक है। उसका उनके नाम के आगे मसाकी है और मैंने एक ट्रिक भी बताया था, तो आपको ध्यान में याद होना चाहिए, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने हाल में ही किसे मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है, क्वेश्चन रिपीट हो तो कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन का दोबारा जवाब ना देके खुद अपने से जवाब कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम किससे रिलेटेड है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग का रैपिड रिवीजन राउंड 2 ख़त्म हुआ, ठीक है।